Hello friends, I am Anu Chaudhary. Today I am going to discuss electrical cell. My first topic is electrical cell. Electrical cell क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक, ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the circuit. So when we define it, we will say that electrical cell is a device which converts electrical energy into chemical energy and maintains the flow of electric current in a circuit by maintaining potential difference across the terminals of the cell. Symbolically, it is represented as E and R, A and B. This is called electrical cell symbol. A and B are terminals of the cell. E is the EMF of the cell and small r is the internal resistance of the cell. इसको एक तरीका और है जहां से हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रकार से नहीं दिखाते, टर्मिनल ऐसे ही दिखाते हैं. ठीक, ये मेरा सेल है, EMF E एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से इस प्रकार से डिनोट करते हैं. जो इसमें बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को, नेगेटिव छोटी लाइन डिनोट करता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज कॉल्ड E? इलेक्ट्रोमोटिव force. Electromotive force of an electrical cell is defined as the work done by cell in flowing unit coulomb of charge throughout the circuit. It is represented by capital E. If a cell does W work in flowing Q naught charge throughout the circuit, then EMF of the cell is given by E is equal to W by Q naught. मतलब क्या है इसका मीनिंग? इसका ये है कि अगर कोई सेल कैपिटल W वर्क करता है Q नॉट चार्ज को टोटल सर्किट में फ्लो कराने में, तो उसका EMF W बाई Q नॉट के बराबर होता है. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो W का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट, कैपिटल V. ठीक, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो W का डायमेंशन होता है ml² t माइनस 2 एंड चार्ज का डायमेंशन होता है AT. इट कम्स आउट टू बी m1 l² t माइनस 3 a माइनस 1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमने इसको ऐसे ही कैलकुलेट आउट किया था. बेसिकली जो EMF होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. Internal resistance of the cell. Internal resistance. Internal resistance of a cell is the obstruction or hindrance offered by the electrolytic solution of the cell in the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो सेल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, वो जो हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, उसी को हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, एंड इसके यूनिट ओम होती है. नाउ टर्मिनल्स. ठीक, A and B, these are 2 points outside the cell at which external circuit is connected, across which external circuit is connected. A और B के बीच में एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं और वो कुछ इस प्रकार से आता है. एक्सटर्नल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R है. इसी कैपिटल R को लोड भी कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस या लोड केवल सिंपली कहते हैं. ठीक, नाउ टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज, the potential difference across the terminals of the cell is called terminal voltage. किसी भी सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अगर इस सेल में करंट यहाँ पे I फ्लो कर रहा हो तो टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज गिवन बाई I इंटू R। नाउ सेल इक्वेशन, it is a relation between EMF of the cell, internal resistance, external resistance and current flowing through it। ठीक, internal EMF of the cell, internal resistance, external resistance and current flowing through a cell is related to each other by an equation called cell equation। It is given by E is equal to V plus IR। इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, देयरफॉर E इक्वल टू आई आर प्लस, और I कैन बी रिटन एज E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम इसी ध्यान रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, या इस फॉर्मेट में इसको याद रखें। क्लियर? अब यहां पे हम देखें A और B के दो पॉइंट हैं जिसके बीच में सेल भी कनेक्टेड है और जिसके अक्रॉस इंटरनल एक्सटर्नल लोड भी कनेक्टेड है। मींस जो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल के अक्रॉस भी होगा। यहां पे जो हमने सेल इक्वेशन लिखा हुआ है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक, सेल इक्वेशन हमारे पास जहां पे हमने लिखा है E इक्वल टू V प्लस आई आर, इस केस में करंट जो होता है सेल से बाहर आ रहा होता है, और जब सेल से बाहर करंट आ रहा होता है तो हम कहते हैं सेल डिस्चार्ज होता है। तो इसे हम डिस्चार्जिंग सेल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। इस केस में करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा होता है और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा होता है। एक बात और, सेल के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर आए, नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट अंदर जाए, अदरवाइज वी से दैट द फंक्शन इज सेल इज नॉट प्रॉपर, सेल खराब हो चुका है। क्लियर? ठीक, यहां पे जब सेल डिस्चार्ज कर रहा होता है, इन दैट केस E माइनस वी इजकल टू आई आर, और हम कहते हैं E इज ग्रेटर देन V। मीन्स जो सेल का EMF होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। नाउ चार्जिंग सेल इक्वेशन, जब हम किसी सेल को चार्ज करना होता है ऑब्वियसली उसे हम एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल सेल के EMF से अधिक होता है, क्योंकि करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, तो तभी सेल चार्ज होगा जब करंट उसके अंदर जाएगी एक ऐसे सोर्स से जिसका पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल या EMF से अधिक है। इन दैट केस कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आता है, इट इज कॉल्ड सेल E R टर्मिनल्स A एंड B। यहां पे हम एक्सटर्नल वोल्टेज V कनेक्ट करते हैं और इस केस में करंट अंदर की तरफ जा रही होती है, ठीक, और सेल इक्वेशन आ जाता है V इक्वल टू E प्लस आई आर। यहां से हमें पता है कि V ग्रेटर देन E होगा, तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसके EMF से कम होता है, और जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो उसके EMF से अधिक होता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाउ हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो कुछ हम अपने घरों पे जो इन्वर्टर की बैटरी यूज होती है या जो हम सेल यूज करते हैं हम उसकी बात देखें। हमारे पास जब इन्वर्टर की बैटरी कंप्लीटली डाउन हो जाती है तो हमें उसके चार्जिंग में बहुत अधिक समय देना पड़ता है, और जब वो चार्ज ऑलरेडी होती है तो फुल चार्ज होने में बहुत कम समय लगता है। मीन जैसे जैसे चार्ज होती जाती है वैसे वैसे उसका चार्जिंग रेट बढ़ता जाता है और समय कम लगता है, ठीक। यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो नोट करके एक बात हम लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is maximum when
इट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड। तो जब कोई सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ठीक, विच डिक्रीजेज विद चार्जिंग ऑफ सेल। जो सेल के चार्जिंग के साथ साथ जितना अधिक सेल चार्ज हो जाता है वैसे वैसे कम हो जाता है, और सेल का चार्जिंग के अधिक होने पर इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीज करता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट ऑब्वियसली इस रिलेशन से हम देखें अगर इंक्रीज करेगा, V इक्वल टू ई प्लस आई आर। आर कम होगा, आई इंक्रीज कर जाएगा, V और E कांस्टेंट है। क्लियर? इट बिकम्स मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स मिनिमम व्हेन सेल और बैटरी इज कंप्लीटली चार्ज्ड। कंप्लीटली चार्ज्ड। यहां पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है वो कॉन्स्टेंटली ये देखता रहता है, ये रीड आउट करता रहता है कि जो सेल के चार्जिंग की करंट अंदर जा रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक। जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, मींस करंट मैक्सिमम हो जाएगी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। जैसे ही वो ये सेंस करता है कि करंट मैक्सिमम हो जाती है, वो चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर वो चार्जिंग को डिस्कनेक्ट ना करे तो वहाँ पे करंट बढ़ता जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और एक टाइम आएगा, क्योंकि रिले सिस्टम वहाँ का वर्क नहीं कर रहा है जो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है, कि उसका एक टाइम आएगा जब सेल का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि सेल अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक। इसलिए इन्वर्टर यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली उसका रिले सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, अदरवाइज देयर इज ए डेंजर वी आर हैविंग इन आवर हाउस इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टर प्लस बैटरी। मोर थिंग इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। जब सेल नंबर 1 जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि जब सेल से पावर हम ले रहे हों, कंज्यूम कर रहे हों, या सेल जब पावर डिलीवर कर रहा हो, इन दैट केस हमारे पास सेल इक्वेशन होती है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक। हमने कहा इफ I इक्वल टू 0 E इक्वल टू V, मीन्स जो सेल का टर्मिनल वोल्टेज होता है वो उसके EMF के इक्वल होता है जब सर्किट में जीरो करंट फ्लो कर रही हो, और जब सेल के थ्रू जीरो करंट फ्लो कर रहा हो। ये तभी होता है जब सेल ओपन सर्किटेड होता है। देयरफॉर वी से इन ओपन सर्किट द EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। नाउ सेकंड केस हमारे पास आता है चार्जिंग वाला। जब सेल चार्ज किया जा रहा होता है, मीन्स उसमें पावर को, एनर्जी को स्टोर किया जा रहा होता है, इन दैट केस हमारे पास सेल इक्वेशन है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अगेन अगर हम I को 0 कर दें, V इक्वल टू ई, द सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट दैट इन ए ओपन सर्किट द EMF of the cell is equal to the terminal voltage of the cell। क्लियर? तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे दिया जाता है कि सेल से करंट जीरो फ्लो कर रही थी या सेल ओपन सर्किटेड था, और उस केस में उसके टर्मिनल के बीच का वोल्टेज या उसके अक्रॉस का वोल्टेज 2 वोल्ट था, मीन्स उसका EMF 2 वोल्ट है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। combinations of cells। सेल्स को एक दूसरे से जो कंबाइन किया जाता है, देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बात तो हम यहां कह सकते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस में कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करती है। जब सेल को कंबाइन किया जाता है सीरीज में तो भी करंट हर सेल से सेम ही फ्लो कर रही होती है।
सपोज करें देयर आर टू सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, EMF ऑफ सेल्स आर E1 and E2, internal resistance R1 and R2. These are connected in series with like polarities, means positive negative, इसका भी positive negative, order same है. This is the external resistance कैपिटल R, और सर्किट जब क्लोज है करंट I फ्लो कर रहा है. ठीक, इफेक्टिव EMF की हम अगर बात कर लें, A से B तक जाए सेल के थ्रू करंट, इफेक्टिव EMF में जब करंट जीरो फ्लो कर रही हो तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं E1, यहाँ पे ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि करंट जीरो हम मान रहे हैं, यहाँ पे E2, यहाँ पे ड्रॉप जीरो, करंट जीरो है, तो नेट ड्रॉप आ जाएगा E1 प्लस E2, यही सेल का इफेक्टिव EMF होगा. नाउ इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे. देयरफॉर सेल इक्वेशन हमारे पास जो आती है E अपॉन R डैश प्लस कैपिटल R, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, I इक्वल टू. क्लियर है? नाउ स्पेशल केस सीरीज कॉम्बिनेशन में, व्हेन n आइडेंटिकल सेल्स, नंबर वाला n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सपोज करें ये पहला सेल है EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेकेंड सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ऐसे हमारे पास n सेल्स कनेक्टेड हैं A और B टर्मिनल के बीच में, और इनसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है. ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, एंड सो ऑन, ये nth सेल है. ठीक, सर्किट जब क्लोज है, सपोज करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो इफेक्टिव EMF आ जाएगा, ये E ड्रॉप प्लस E ड्रॉप ऐसे करके n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे E प्लस E डॉट 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 प्लस E इजिकल टू NE. इन द सेम वे इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इजिकल टू NR, और सेल इक्वेशन करंट थ्रू द सर्किट इजिकल टू E डैश अपॉन R डैश प्लस कैपिटल R इजिकल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. n से डिवाइड करें, I इजकल टू E R प्लस कैपिटल R बाई n. यहाँ पे कहें इफ स्मॉल r इज वेरी लार्जर देन कैपिटल R बाई n. ठीक, जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर सेल की संख्या यहाँ पे इंक्रीज करती है तो R बाई n डिक्रीज करेगा. R बाई n डिक्रीज करेगा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब R बाई n की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो जाएगी. इन दैट केस व्हाट वी कैन से I मैक्स इजकल टू E बाई स्मॉल r. यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जब सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. नाउ सेकंड केस, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब सेल को हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो जितने भी सेल होते हैं उनको हम दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं. ठीक, यहाँ पे अभी हम लाइक टर्मिनल्स को सेम पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे. डिफरेंट पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एग्जाम्पल्स में देखेंगे. ये एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज द पॉइंट A. ये दूसरा सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है पॉइंट B. यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R हमने यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है. सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है. मीन्स हमने यहाँ पे लाइक सेल्स लिए, आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं.
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं जिनका ईएमएफ डिफरेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो। अगेन उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लेंगे। सपोज करें स्टेडी स्टेट में या कांस्टेंट स्टेट में, स्टेडी स्टेट उसे कहते हैं जहां पर सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे स्टेबलाइज हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट में हम इसमें करंट आई सपोज करते हैं। इफेक्टिव ईएमएफ की बात करें, ई डैश से डिनोट करूंगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही इफेक्टिव ईएमएफ होगा जब करंट जीरो फ्लो कर रहा होगा। इधर से जाएंगे तो भी ड्रॉप ई, करंट जीरो है, ठीक, नो ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इधर से भी ड्रॉप ई और इधर से भी ड्रॉप ई, तो इफेक्टिव ड्रॉप ई हो जाएगा। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। देयरफॉर from cell equation the current flowing through the circuit or external resistance capital R is I is equal to E dash R dash upon R dash plus capital R, E upon R/2 plus capital R। तो हमें क्या करना है, कहीं भी पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाटएवर नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड देयर, ये फार्मूला यूज करना है। इफेक्टिव ईएमएफ अलग निकाल लेना है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग वर्कआउट कर लेना है, फिर इस फार्मूले में रख करके मेरे पास करंट थ्रू द लोड आ जाता है। नाउ स्पेशल केस, स्पेशल केस। यहां पे हमने क्या किया है, जैसे हमने सीरीज में किया था कि हमने नंबर ऑफ सेल्स n सेल्स को कनेक्ट किया था, यहां पे भी n आइडेंटिकल सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दो सेल्स तो हम कनेक्ट कर ही चुके हैं, ये nth सेल है, इसके बीच में बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें व्हाट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे भी इफेक्टिव ईएमएफ जो आ जाएगा वो ई के बराबर ही आ जाएगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा चौथा इस एंड सो ऑन, दिस इज द nth सेल, R/n। देयरफॉर करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और फ्रॉम सेल इक्वेशन इक्वल टू E डैश अपॉन R डैश प्लस कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन R/n प्लस कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इफ R/n इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन कैपिटल R, देन करंट जो फ्लो करता है वो मैक्सिमम हो जाता है और E अपॉन कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। व्हाट आई वांट टू से हियर, आई वांट टू से हियर कि जब सेल को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है लोड के क्रॉस, वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कहीं पे भी, या नीट के एग्जामिनेशन की बात करें वहाँ पे आ सकता है। नाउ थर्ड, मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग में लिख रहा हूं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमने n सेल्स को, n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया। इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका भी E, इसका स्मॉल r, ऐसे ही सबका E स्मॉल r। दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल एंड दिस इज द nth सेल। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारे पास एक यूनिट बन गई जिसमें n सेल्स हैं सीरीज में, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। द सेम यूनिट इज रिपीटेड हियर। ऐसे n यूनिट्स, ये पहली ब्रांच थी, ये दूसरी ब्रांच है, ऐसे करके ये मेरे पास mth ब्रांच है। इस प्रकार से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है।
इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को यहां पे कनेक्ट किया है। ठीक, नाउ इफेक्टिव ईएमएफ की हम बात अगर करें ई डैश, सीरीज में होने की वजह से एन साल सीरीज में एन ई हो जाएगा, पैरेलल से कोई अंतर नहीं आएगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज की वजह से एन आर हो जाएगा, और ये एन आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में है एम टाइम्स, तो एन आर बाई एम हो जाएगा। सेल इक्वेशन से सेल करंट आ जाएगी ई डैश अपॉन आर डैश प्लस कैपिटल आर इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर आई इक्वल टू, ये मुझे ध्यान रखना है। क्लियर? और इट कैन बी रिटन एज आई इक्वल टू ई एन से डिवाइड कर दें आर बाई एम प्लस कैपिटल आर बाई एन, इसको पहली इक्वेशन मान लें, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ यहाँ पे भी हम वर्कआउट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगी। ठीक, तो हम इस फंक्शन को आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर बाई एम प्लस आर बाई स्मॉल एन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा आता है तो हम ये बात जान लें उसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हम मैक्सिमा मिनिमा उन्हीं फंक्शन का कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि सेल की संख्या सीरीज में 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये इंटीजर्स में या होल नंबर्स में आ रहे हैं या नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक, और ये तीनों ही होल नंबर्स, इंटीजर और नेचुरल नंबर्स आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस। तो हम डिफरेंशिएशन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, हमें एल्जेब्रिक मेथड यूज करना होगा। हम यहां पे देख लें, करंट मैक्सिमम तभी होगी क्योंकि न्यूमरेटर यहां पे कांस्टेंट है, जब डिनोमिनेटर में m और n मेरे हाथ में है, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की संख्या कुछ भी रख सकता हूं और सीरीज में सेल की संख्या कुछ भी रख सकता हूं। तो यहां पे मुझे डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। r बाई एम प्लस कैपिटल R बाई एन इक्वल टू अंडर रूट R बाई एम होल स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल R बाई एम होल स्क्वायर माइनस 2 R बाई एम कैपिटल R बाई एन प्लस 2 अंडर रूट R बाई एम एंड कैपिटल R बाई एन। यहाँ से लेके यहाँ तक दिस मच कैन बी रिटन एज अंडर रूट R बाई एम माइनस अंडर रूट R बाई एन होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट R बाई एम इंटू R बाई एन। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 3। नाउ R बाई एम प्लस कैपिटल R बाई एन, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास दो टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, लेकिन ये स्क्वायर है। स्क्वायर का जो मिनिमम, स्क्वायर फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और इसको 0 रखेंगे तो मेरे पास इतना आ जाएगा। ठीक, कब आ जाएगा? जब स्मॉल r आई बाई एम और कैपिटल R बाई एन आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे इतना रखते हैं r बाई एन, तो 2r बाई एन आ जाएगा और 2 स्मॉल r बाई एम आ जाएगा। ये सिंपल वर्कआउट करना है, सिंपल वर्क है इसमें, बस हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है, इसका अंतर करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा हम डिफ्रेंशिएशन का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने की वजह से यूज नहीं कर सकते। Therefore, I maximum E था अपॉन स्मॉल r बाई एम प्लस कैपिटल R बाई एन। इसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे हम ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2E 2 NE अपॉन
2r और me अपॉन 2 स्मॉल r। ठीक, ये अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन का यूज़ करना चाहते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं। इस बात को ध्यान रखें और इस बात को भी ध्यान रखें क्यों यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज नहीं कर सकता। नाउ आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लूँगा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन था सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, उसके large number of variety of problems I will discuss out, which are important for 12th as well as entrance examination also. Till then, goodbye, have a nice day, bye bye.